नमस्ते बच्चों, मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चाणक्य IQ चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए। चलिए आज हम देखेंगे ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग प्रवीण बरदारपुर द्वारा लिखित ये पाठ है। लेखक का परिचय देखते हैं हम। ओके, ब्लॉग लेखन की सफलता। लेखक प्रवीण बरदारपुर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस को विचार को नई दिशा देने का भी प्रयास किया है। आप ब्लॉग में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषित मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गरुड आदि। आलेख, ब्लॉग राइटिंग का मतलब होता है हिंदी में आलेख लेखन। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों के विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं प्रश्नकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागरूक हो गया है। पाठ परिचय देखिए। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, ये सबको पता है। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे टेलीविजन के चैनल्स हो, इनमें पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की क्या की यहाँ चर्चा करते हुए उसके महत्व को यहाँ स्पष्ट किया है। और ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी इसे क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और ये अभी जो है एक लोकप्रिय माध्यम क्या हो गया है, बन गया है। तो चलिए आगे हम पाठ देखते हैं। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। आपके लिए सवाल भी पूछा है आपके स्वाध्याय में, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है। ब्लॉग लेखन अपने विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल क्या है, माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। शब्द सीमा नहीं है। ओके, ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है और अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने से हमें क्या लगता है, इसके बजाय कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से किसी जो पर्दा होता है इस पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। आजकल की पीढ़ी तो डिजिटल पीढ़ी कहलाती है। इनको सब कुछ जो है क्या होता है, मोबाइल पर पढ़ना अच्छा लगता है या लैपटॉप पर पढ़ना अच्छा लगता है या कंप्यूटर पर पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार ये जो वाचन करने वाली जो पीढ़ी है इंटरनेट के महाजाल के कारण क्या हो गई है, निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए, हर जरूरी है। आज देखिए शिक्षा का माध्यम भी ग्लोबल हो गया है। हम ऑनलाइन बैठे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, इंटरनेट जो है इसके महाजाल की वजह से ये सब क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत क्या है, अधिक है। मतलब छपने वाले माध्यम जो है वो माध्यम पढ़ने के बजाय लोग क्या करते हैं, डिजिटल माध्यम से पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में पर्दे पर क्या होती है, आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ये ब्लॉग की खोज किसने की है भाई, ये ब्लॉग की खोज के संदर्भ में कोई ऐसी निश्चित डॉक्यूमेंट्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर
मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित किया, मतलब ब्लॉग शब्द ये प्रचलन में लाए। और भारत में 2002 के बाद ब्लॉग को लेकर क्या हो गया, आरंभ हो गया। और वैसे ये देखते ही ये माध्यम क्या हो गया, इतना लोकप्रिय बन गया है कि इसकी अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त भी है। आप भी देखते हो बहुत सारी बातें जो होती है, हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो हम ब्लॉग में भी बहुत सारी बातें क्या करते हैं, नेट पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार ये ब्लॉग लेखन की शुरुआत करने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, प्रारंभ करने की प्रक्रिया, ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसके कुछ मुद्दे, उसके कुछ आंसर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है और इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। आपकी शुरुआत आप कैसे करोगे, तो आपको पहले क्या है, डोमेन शीर्षक रजिस्टर करना होता है। उसके बाद किसी सर्वर से आपको उसे जोड़ना पड़ता है, उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, प्रक्रिया शुरू होती है और ये गूगल के साथ जुड़ा हुआ है और इस पे आप आपके ईमेल एड्रेस से क्या कर सकते हो, इसे जोड़ सकते हो। तो इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी जो है आपको गूगल पर प्राप्त हो जाएगी और कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं भी क्या करते हैं, देते हैं। जब आप ब्लॉग राइटिंग करते हो तो आप में अवश्य गुरु क्या होनी चाहिए, ये देख ही लीजिए। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए, अलग अलग विषय आपके पास होने चाहिए। विपुल पठन आपका मतलब आपका रीडिंग होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ भाषा सहज प्रवाही में ही हो तो ही पाठक उसे क्या करेगा, पढ़ेगा। सिंपल से भाषा में, बहुत अगर हार्ड लैंग्वेज अगर आपने यूज़ की है तो वो भाषा अगर समझ में ही नहीं आई पाठक को तो पाठक क्या पढ़ेगा, पढ़कर क्या फायदा उसका। इसलिए भाषा सहज और प्रवाही में होनी चाहिए, प्रवाही में फ्लो उसमें क्या है, होना चाहिए। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय हो जाता है। मतलब जिस विषय से संबंधित आप लिख रहे हो तो आपकी उस संबंधी कुछ यादें अगर है तो ब्लॉग बहुत ही क्या बन जाता है, अच्छा बन जाता है। हम लोगों को भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किस विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, वानता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय है जिन्हें आप क्या कर सकते हो, शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हो और इससे आपका ब्लॉग क्या बन जाता है, अच्छा बन जाता है। इसमें आप पर बीती प्रसंग जो होते हैं ये जानकारी देना अति आवश्यक होता है। या इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, जो लिखना है फालतू तो कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय में कुछ गहराई होनी चाहिए, मन कुछ होने वाला विषय होना चाहिए। प्रवाही कथन शैली भी उसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रवाही मैंने आपको बताया, प्रवाही मापदंड फ्लो होना चाहिए, है ना। ऐसे कटा पहले पैराग्राफ दूसरा है, दूसरा पैराग्राफ को समझ में नहीं आया, तीसरा उससे कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना। फ्लो होता है एक राइटिंग का, वो फ्लो उसमें भी आना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचना है, सीधी सादी सहज भाषा का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है, तो ही पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाते हैं। क्योंकि आप उनकी भाषा में उनसे क्या करते हो, बात करते हो, उनकी भाषा में समझाते हो। उनकी भाषा में समझाना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे तैसे बोलचाल की भाषा इसमें इस्तेमाल करो। आगे मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार की भाषा का उपयोग इसमें करना होता है, कौन सी सावधानियां बरतनी होती है इसमें। लेकिन सहज और सरल भाषा आपकी होनी चाहिए। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को श्रेष्ठ प्राप्त होता है। विशेषणों का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है। भाषा शब्दों का, अक्षरों का समूह नहीं होता है। ये भाषा मतलब प्रत्येक शब्द का क्या होता है, अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है और उस अर्थ में उस शब्द में एक भावनाएं निहित होती है। इसलिए सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बांकापन ब्लॉग लेखन की गरिमा को क्या करता है, बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। शैली जो होती है राइटिंग की, एक दिन भी आप आज कर सकते हो। आपने एक दिन में सोचा मैं ये लिखूंगा तो मुझे ब्लॉग राइटिंग करना है, आप तुरंत लिखने शुरू करो और वो आपका फेमस हो जाए, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको सतत प्रयास की लेखन की क्या होती है, प्रयास अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करता है और उसमें निपुण बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली जो होती है वो क्या होती है, विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। रिपीट अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन 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 अगेन,
बार 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 आप क्या करते हो, जो कोशिश करोगे तब ये शैली क्या होती है, विकसित होती है। हाँ, जो काम आप बार बार करते हो, देखो बहुत बार ऐसे होता है कि एक काम जो है आप बार बार अगर करते हो तो उस काम में आप क्या हो जाते हो, परफेक्ट बन जाते हो। क्योंकि जो पहले गलतियाँ होती है वो बाद में क्या होती है, अपने आप क्या होती है, वो गलतियों को हम क्या करते हैं, सुधार कर नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से ये शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉग राइटिंग में। तो ये ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां क्या हैं, देखिए अब सावधानियों में आपको देखना है कि ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि सहज सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए जो पाठकों को मोहित करे, लेकिन ये भाषा भी कैसी होनी चाहिए, मानक भाषा। मानक मतलब व्याकरणिक अशुद्धियां इसमें नहीं होनी चाहिए। जो बोलचाल की भाषा आप इस्तेमाल करते हो वो उसमें नहीं होनी चाहिए। और लिखते समय ये नहीं होता है कि आपको स्वतंत्रता मिल गई है इसका मतलब आप कुछ भी इसमें क्या कर दो, लिख दो। इसमें आक्रामकता अर्थात गाली गलौज या अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। बिना सबूत किसी पर कोई आरोप करना क्या होता है, गंभीर अपराध माना जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ब्लॉग लेखन में लेखन करते समय आवश्यक सावधानियां, या ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां क्या क्या है इसके बारे में बताइए। तो ये सारी सावधानियां आपको क्या करनी है, बरतनी है। और किसी पर अगर आप आरोप लगाते थे, ऐसे करने से पाठक आपकी कोई भी बात क्या नहीं करता, गंभीरता से नहीं पढ़ता है और ब्लॉग की आयु जो होती है अल्प हो जाती है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, और ऐसे ही आपकी श्रृंखला क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और आप क्या बन जाते हो, फेमस बन जाते हो। आपको कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार कैसे करना है फिर, है ना, एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तो हो जाती है। अच्छी अगर आपने बात लिखी है तो अपने आप उसका फायदा आपको हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसका प्रचार प्रसार स्वयं कर सकते हो। आप विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। आकर्षक चित्रों, छाया चित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। अभी बात हुई इसकी प्रचार प्रसार की, तो क्या इससे आर्थिक लाभ होता है? जी हाँ भाई, इससे आर्थिक लाभ भी जरूर होता है। विशेष रूप में अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन के द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी जीवन शैली होती है, अपना संघर्ष होता है, अपनी सफलताएं होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे पास होती है, जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं और इन विभिन्न अभिव्यक्ति जो होती है, इन अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग के माध्यम से हम दे सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाले पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। इसमें यात्रा वर्णन है, आत्मकथात्मक है तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी इसमें क्या होते हैं, लोग चाव से पढ़ते हैं और इससे आपको आर्थिक लाभ भी होता है। यहाँ पर देखिए, गांधी जी जीने की प्रेरणा देने वाले महामानव, इस पर ब्लॉग लेखन किया है लेखक ने। महात्मा गांधी जी के संदर्भ में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में क्या हुआ, अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। उस हाथी को इन अंधों ने जैसे ही हाथ लगाया, जैसी जिसकी अनुभूति, वैसे वो हाथी उन्हें क्या नजर आ गया था। तो इसी प्रकार के गांधी जी जो है, गांधी जी के बहुत सारे गुण, अलग अलग गुण अलग अलग लोगों को पसंद आते हैं। तो इसी प्रकार से जैसी जिसकी अनुभूति, वैसे गांधी जी उनको क्या होते हैं, नजर आते हैं। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी, उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम, किसी को संग्राम में उनका अभूतपूर्ण लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, तो किसी को उनके भीतर अध्यात्मवादी रूप, तो किसी को गांव की ओर चलने वाले उनका जो संदेश भाया, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले, तो स्वयं पूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। मतलब उन 7 अंधों की तरह ही
जिसे जो जिसके मन को जो अच्छा लगा ना उस हिसाब से उनको क्या करते हैं, गांधी नजर आते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठन का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक भी मानते हैं। अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बन गए। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते। अहिंसावादी विचार जो है वो व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी अपने लोगों को प्रभावित करते हैं। जो कहते थे वो करके दिखाते थे। समय पर चलना, ये इनकी बहुत क्या थी, खासियत थी। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र नहीं, प्यार से जीता जा सकता है वाला जो विचार जो है कोई किसी को वो पसंद आता है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाले व्यक्तित्व नहीं है। ओके, महात्मा गांधी का नाम एक विशाल वृक्ष जैसा है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता है। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों जातियों के बच्चे बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय या ग्रामीण, सभी को महात्मा गांधी अपने लगते थे। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक लगते थे तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते थे। देखिए कितनी खूबसूरती से ब्लॉग राइटिंग लेखक ने यहाँ की हुई है। किसी मालूम फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा के सम्मुख बड़े बड़े से धनवान भी शीश दबाते थे। कितने सारे लोग उनके सामने क्या होते थे, नतमस्तक हो जाते थे। और इसलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी क्या है, वंदनीय है। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे, किसी भी धर्म जाति को नहीं मानते थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी सही यही भूमिका रही। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी क्या है, वंदनीय है। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के बाहर अगर जाते हो तो महात्मा गांधी को पूजने वाले बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे। शायद इंडिया में लोग बहुत क्या है, कम है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार तो नहीं सकते, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है। अगर उनके विचारों को हम अपने जीवन में ढालते तो शायद हम बहुत सारी समस्याओं से क्या हो सकते हैं, निजात आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयंपूर्ण होना चाहिए ये संदेश भी दिया। देखिए, गांव स्वयंपूर्ण, पहले गांव तो स्वयंपूर्ण ही होते थे कि जिस प्रकार से कोई अनाज अगर बहुत ज़्यादा किसके घर में आ जाता था तो अनाज के बदले बाजार में जाकर किसी अन्य वस्तु के क्या करता था, खरीदारी करता था और वो अनाज उस वस्तु के बदले वो देता था। उसे स्वयंपूर्ण गांव कहा जाता था। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो यही स्वयंपूर्ण गांव की संदेश जो है ये गांधी जी ने दिया था। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ एक दूसरे को भी क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसके लिए भी सुझाव देते हैं कि जैसे कपास की फसल अगर होती है, मतलब आप कॉटन अगर निकालते हो तो उसके साथ साथ आप सूत काटने का भी काम कर लो। सूत काटते काटते आप क्या करो, स्वयं चरखा चलाओ और चरखा चलाने के बाद क्या होगी, कपड़े की जो आवश्यकता है, कपड़े निर्माण जो होंगे वो उसकी आवश्यकता अपने आप पूर्ण हो जाएगी। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई का कर वो क्या बनाए, कपड़े बनाए, गांव के लोगों को वो बेचे और पैसे कमाए। अर्थार्जन करना मतलब पैसे कमाए और अपने पैरों पर खड़े रहे। गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने क्या किया था, अनिवार्य माना था। वर्धा जिले के शिवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बसे आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र से क्या थे, बहुत मतलब निकट नहीं थे, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में ही थे। मिट्टी से जुड़े रहना गांधी जी को अपेक्षित था और आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने की क्या देते हैं, प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वो निर्भय बने रहे, बहने के प्रति आग्रही रहे। निर्भर होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना होता है। इसके बात को बिना किसी भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का
अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला है। आज भी आप अगर आप देखते हो अनशन पर लोग बैठे हैं तो अहिंसा के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, अपने जो भी डिमांड्स होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। आज भी संसार में कहीं अहिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती है तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने का संदेश क्या होता है, स्मरण हो जाता है या याद हो आता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में लेखक जो है काम करते हैं और उनको लगभग 25 वर्ष वो नागपुर में रहे हैं। नागपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है और इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमल से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम भी हो, मतलब इस सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। साल भर 2-3 बार तो ये लेखक जो है वहाँ जाते थे और पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से वहाँ बैठकर पढ़ने का जो आनंद था, ये प्रेरणा की अनुभूति उन्हें वहाँ मिलती थी। देखिए ब्लॉग राइटिंग करते समय उन्होंने कहा था ना अपने खुद के एक्सपीरियंस भी इसमें होनी चाहिए, तो इनका खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ क्या किया है, लिखा हुआ है। यह मेरा अनुभव रहा है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवकों को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इसी आश्रम में जाया करता था। सेवाग्राम की जमीन, वहां की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पदस्पर्श से पुनीत हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं। इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा, ऐसे लेखक कहते हैं। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्थान में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय कैसे देता हूँ, कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मानपूर्वक हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ ना, हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ है। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के ये जो यातना घर है उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ बताया। जब जर्मनी गए थे, यहूदी मतलब जू लोग जो होते हैं, इन जू लोगों को यहाँ क्रूर और अमानवीय यातना दी गई थी। वे यातना घर उनकी यातनाओं के स्मारक है और उन यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियां क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। उन यातना घरों को देखते समय हम अंतर बाह्य क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझे पूछा, आप भारतीय हैं? मैं मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप गांधी जी के देश से आए हैं? सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। परिणाम था वो बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में भी थी और अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से क्या हो गए थे, बच गए थे। आज उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जी जैसे महामानव के सम्मुख मैं नतमस्तक हो गया। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता हूँ भी कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी जी के भारत में जन्म लेने पर मुझे क्या है, गर्व है। और सच में अगर आप वैसे देखते हो तो महात्मा गांधी इस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है, ये हमारे लिए बहुत क्या है, गर्व की बात है। देखिए इस प्रकार से उन्होंने ये ब्लॉग राइटिंग किया था। आप देखते हैं ब्लॉग राइटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर ब्लॉग राइटिंग या ब्लॉग तैयार करने के लिए आपको गूगल में आपका जीमेल अकाउंट होना आवश्यक होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोल दीजिए। क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से उसे लॉगिन कीजिए।
नए पेज पर टाइटल दे दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ इन्होंने दिया है vidya123blogspot.com और थीम का उन्होंने चयन किया है क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया और इस प्रकार से आपका ब्लॉग क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करते हो तो और ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन जब ये आप ब्लॉग लिखते हो तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें फिर से शॉर्ट में बताते हैं कि ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय बहुत सूझबूझ होना आवश्यक होती है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन अवश्य होता है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो, वह समाज विघातक ना हो और ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना क्या है, आवश्यक होता है। आई होप मैंने आपको जो भी ये ब्लॉग राइटिंग पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते